बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के आधार पर हम अगले आलोचक डॉक्टर नगेंद्र के बारे में चर्चा करेंगे कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने उनका कैसे मूल्यांकन किया है और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से नगेंद्र के कौन कौन से तथ्य महत्वपूर्ण हैं। तो बच्चन सिंह लिखते हैं कि नगेंद्र ने हिंदी आलोचना को व्यावहारिक एवं सैद्धांतिक दोनों दृष्टियों से संवर्धित किया है। यानी कि डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी आलोचना में अपने कुछ सिद्धांतों को दिया, साथ में व्यवहारिक आलोचना को केंद्र में रखते हुए तमाम कवियों और रचनाओं का मूल्यांकन भी किया है। उनकी दोनों प्रकार की आलोचनाओं का विश्लेषण करने पर निश्चित हो जाता है कि वे रसवादी आलोचक हैं। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि डॉक्टर नगेंद्र किस टाइप के आलोचक हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि वे रसवादी आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने भी रस सिद्धांत पर काम किया था, रस मीमांसा के नाम से उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उसी तरीके से आप देख रहे हैं कि डॉक्टर नगेंद्र ने रस को केंद्र में रखते हुए अपनी बहुत सारी समीक्षाएं लिखी हुई हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि साधारणीकरण की जब भी चर्चा की जाती है तो उसमें नगेंद्र का भी नाम आता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम आता है, श्याम सुंदर दास का भी नाम आता है। तो कैसे आलोचक हैं नगेंद्र? रसवादी आलोचक। अपने रस सिद्धांत ग्रंथ में उन्होंने रस की सांगोपांग विवेचना करते हुए इसे पुनः प्रतिष्ठित करने का पांडित्यपूर्ण प्रयास किया है। यानी कि रस को उन्होंने पूर्ण तरीके से उस पर विवेचन किया है और उसको रचनाओं के लिए कितनी उसकी सार्थकता है और कितनी निरर्थकता है, सबका इन्होंने सांगोपांग ढंग से मूल्यांकन किया है। यानी कि हर दृष्टिकोण से उन्होंने इसकी विवेचना की हुई है। इसके पहले हमने नंद दुलारे वाजपेयी के बारे में आप सभी को बताया था कि वो रस को इनकार नहीं करते हैं, लेकिन रसवादी संप्रदाय का वो विरोध करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, डॉक्टर नगेंद्र ने रस सिद्धांत नाम से एक पुस्तक लिखी है जिसमें इन्होंने रस के बारे में सांगोपांग तरीके से विवेचन किया है। इसीलिए इनको रसवादी आलोचक भी कहा जाता है। रसवाद पर जितना एकांतिक आग्रह नगेंद्र जी का दिखाई पड़ता है उतना अन्य किसी आलोचक का नहीं। ये डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है नगेंद्र के बारे में कि रसवाद पर जितना एकांतिक आग्रह यानी जोर डॉक्टर नगेंद्र द्वारा दिया गया है, शायद उतना कोई आलोचक दिया होगा। यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने भी इस पे जोर उतना नहीं दिया जितना कि नगेंद्र ने दिया। नगेंद्र जिनका संबंध दिल्ली विश्वविद्यालय से रहा है और इन्हीं की मैं विद्यार्थी कहूँ या फिर इनके निर्देशन में काम करने वाली आप एक आलोचक, महिला आलोचक का नाम सुने होंगे, निर्मला जैन का। ठीक है, तो कई सेमिनारों में निर्मला जैन को भी मुझे सुनने का मौका मिला। तो वो बताते थे कि नगेंद्र अगर किसी भी पुस्तक का मूल्यांकन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें रस जरूर जोड़ देते थे। तो देख रहे हैं कि कितना इनका आग्रह रहा है रस को लेकर। जैसे आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो उसका जो स्वभाव होता है वो कहीं ना कहीं उसके हर बात में दिखाई देने लगता है। वो कोई भी टॉपिक होगा वो अपने स्वभाव के अनुसार कुछ न कुछ चीज इसमें जोड़ देता है। यानी कि नगेंद्र स्वाभाविक रूप से क्या है, रसवादी आलोचक रहे। अपने आलोचना में कहीं ना कहीं वो रस को केंद्र में रख देते थे। आगे लिखते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह कि यदि वाजपेयी जी, द्विवेदी जी और डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनाओं के वृत्त बनाए जाएं तो वाजपेयी जी की स्थिति मध्यवर्ती ठहरती है। यानी कि देखा जाए तो इस तरीके से अगर साइकिल बनाया जाए तो जो आप देख रहे हैं तो इसमें वाजपेयी जी एकदम, नगेंद्र जो है एकदम केंद्र में है, इसके बाद वाजपेयी जी का नाम आ जाता है और इसके बाद आप देख रहे हैं कि द्विवेदी जी का। ठीक, तो इस तरीके से जोड़ने का प्रयास तीनों आलोचकों को किया है बच्चन सिंह ने। तो यहाँ पर आप ध्यान में रख लीजिए, मान लीजिए कथन आ जाता है कि यदि वाजपेयी जी, नंद दुलारे वाजपेयी, द्विवेदी जी मतलब कि हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनाओं के वृत्त बनाए जाए, गोला बनाया जाए तो वाजपेयी जी की स्थिति क्या होगी, बीच में ठहरेंगे वो। यहाँ पर मैंने नगेंद्र को बताया लेकिन मध्यवर्ती यहाँ पर बताया गया। मान लीजिए कि एक तरफ हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, बीच में वाजपेयी जी हैं और फिर नगेंद्र हैं। आगे बात करें तो लिखते हैं कि उनकी वृत्त परिधि एक और द्विवेदी जी की वृत्त परिधि का स्पर्श करती है तो दूसरी ओर नगेंद्र की, जैसा कि मैंने वहां पर बनाकर दिखा दिया। ठीक है, द्विवेदी जी और नगेंद्र की परिधियां एक दूसरे से अछूती रह जाती हैं। यानी आप देखेंगे ये दोनों क्या है, अलग अलग ध्रुव के हैं। ठीक है ना, ये दोनों आपस में नहीं मिलते हैं। अगर मिलाता भी कोई है तो वो है नंद दुलारे वाजपेयी। उन मतलब कि दोनों के मिलन बिंदु के रूप में इनको देखा जा सकता है। द्विवेदी जी की मानवतावादी सिद्धांतों की समीक्षा में साहित्येतर तत्वों की बहुलता है। वाजपेयी
साहित्यिक मूल्यों पर बल देते हुए भी यथास्थान साहित्यिक मूल्यों का प्रयोग करते हैं, लेकिन नगेंद्र जी एकांततः साहित्यिक समीक्षा सिद्धांत के पक्षपाती हैं। साहित्येतर मूल्यों से उनका संबंध प्रायः नहीं है। जैसा कि हम हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचना दृष्टि में देख रहे थे कि वो अपने आलोचना के केंद्र में मानवता को ध्यान में रख रहे थे, मानवतावादी सिद्धांतों को ध्यान में रख रहे थे। वहीं आप देख रहे हैं कि वाजपेयी जी साहित्यिक मूल्यों पर ज्यादा जोर दे रहे हैं और नगेंद्र जी की भी जो समीक्षा वो साहित्यिक समीक्षा सिद्धांत के पक्षपाती रहे। साहित्येतर मूल्यों से उनका कोई लेना देना नहीं रहा है। आगे बात करते हैं तो सर्वप्रथम छायावादी आलोचक के रूप में ही उन्हें ख्याति मिली। इसी तरीके से हमने शांति प्रिय द्विवेदी के बारे में भी आप सभी से चर्चा की थी कि घोषित कर दिया गया था कि छायावाद के समर्थक आलोचक के तौर पर शांति प्रिय द्विवेदी थे, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है डॉक्टर नगेंद्र के संदर्भ में बातचीत करते हुए कि सर्वप्रथम छायावादी आलोचक के रूप में ही उन्हें ख्याति मिली थी। और नगेंद्र की हम परिभाषा को भी पढ़ते हैं छायावाद के संदर्भ में, ठीक है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। आगे लिखते हैं कि प्रीति और विस्मय से समन्वित छायावादी काव्य की अंतर्मुखी साधना, सौंदर्य चेतना और कलात्मक छवियों से वे विशेष आकृष्ट थे। सुमित्रानंदन पंत शीर्षक पुस्तक इसी मनोदशा का परिणाम है। सुमित्रानंदन पंत एक अध्ययन करके डॉक्टर नगेंद्र ने पुस्तक लिखी थी और कहा जा रहा है कि जिसमें उन्होंने सौंदर्य चेतना और कलात्मक छवियों के आधार पर उसका मूल्यांकन किया है। ये वही सुमित्रानंदन पंत हैं जिनको कि हम प्रकृति के सुकुमार कवि के तौर पर जानते हैं। तो कहीं ना कहीं सौंदर्य नगेंद्र को अपने तरफ आकर्षित किया है। यह पुस्तक शास्त्रीयता से हटकर इसलिए इसमें एक टटकापन और सादगी है। सुमित्रानंदन पंत के एक वर्ष बाद ही साकेत एक अध्ययन नाम से इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उनकी शास्त्रीय रुचि का ही परिचायक है। जहां आप देख रहे हैं कि सुमित्रानंदन पंत का मूल्यांकन करते हुए शास्त्रीयता इसमें ज्यादा नहीं है, व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाया गया है, लेकिन साकेत एक अध्ययन में शास्त्रीय रुचि को दिखाया है नगेंद्र ने। अगली जो पुस्तक है रीति काव्य की भूमिका, और उसके अलावा जो पुस्तक है देव और उनकी कविता के अध्ययन मनन तथा लेखन के सिलसिले में उनकी रसवादी दृष्टि पूर्णतः पुष्ट हो गई है। यहाँ पर देखिए हम तीन तरीके की पुस्तकों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहली पुस्तक तो हो गई सुमित्रानंदन पंत, ठीक है, जो कि शास्त्रीय नहीं है बल्कि व्यावहारिक है। इसको आप लोग अपनी कॉपी पर नोट भी करते जाइए। दूसरी पुस्तक है साकेत एक अध्ययन, जो कि शास्त्रीय परिचायक के तौर पर है, ठीक है। और दो किताबों का और नाम बताया गया, रीति काव्य की भूमिका। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रीति काव्य की भूमिका किसकी पुस्तक है, तो इसको ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं कि देव और उनकी कविता नामक पुस्तक को भी परीक्षा में खूब पूछा जाता है। इन दोनों किताबों में नगेंद्र की जो दृष्टि है वो क्या है, रसवादी तरीके की है। रस को केंद्र में रखते हुए इसका मूल्यांकन उन्होंने किया है। आगे बात करें तो रस या आनंद के प्रति नगेंद्र जी का आग्रह शंका पैदा करता है कि क्या ये जीवन और जगत को साहित्य से अनिवार्यतः संपृक्त नहीं मानते, जब वे कहते हैं मानव अपने अंतरतम रूप में जो है वही साहित्य का विषय है, जहां वह न नीतिवादी है और न बुद्धिवादी, वहां वह रागात्मक है और उसी से साहित्य का सीधा संबंध है। निर्माण का लक्ष्य है कल्याण, सृजन का लक्ष्य है आनंद। आप इसे दोष मानिए या गुण, मेरी अंतर्मुखी प्रवृत्ति आनंद से बढ़कर आत्म कल्याण अथवा लोक कल्याण की कल्पना करने में व्यर्थ है। मेरा व्यवसाय और साहित्य सृजन नाम से इन्होंने जो निबंध लिखा था उसमें, तब उपयुक्त शंका और भी दृढ़ हो जाती है। तो यहाँ पर बच्चन सिंह ने नगेंद्र ने जो भी रस को अपनाया या फिर आनंद की बात की है उसको ध्यान रखते हुए पूरा कोटेशन यहाँ पर उल्लिखित किया हुआ है। आगे लिखते हैं कि नगेंद्र ने रीतिकाल को महान नहीं कहा है, पर उसे काव्य मानने में उन्हें ऐतराज नहीं है, क्योंकि उससे आनंद की उपलब्धि होती है। आप देख रहे हैं कि इसके पहले नंद दुलारे वाजपेयी जो कि रस का एक तरीके से विरोध कर रहे हैं और जो उसमें अलौकिकता की बात की गई है उसका भी खंडन करते हैं। आगे चलकर नगेंद्र भी रस पर विचार करते हैं, रस को आनंद से जोड़ते हैं। जिस रीतिकाल को हिंदी आलोचना में या फिर इतिहास लेखन में उपेक्षित रूप में देखा गया, उसका भी ये इन्होंने अच्छे से मूल्यांकन किया और कहा कि रीतिकाल को मैं महान तो नहीं मानता हूं, लेकिन अगर उसे मैं काव्य भी नहीं मानूं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। बल्कि जब हम रीतिकालीन कवियों को पढ़ते हैं, उनकी कविताओं को पढ़ते हैं, तो हमें आनंद की उपलब्धि होती है। ये उनका कथन है।
आगे सियाराम शरण का काव्य संयम और त्याग से तप पूत होने पर भी जीवन को सरस नहीं बना पाता। व्यक्तिवादी कवियों की निश्चल आत्माभिव्यक्तियां काफी प्रभावशाली हैं, पर उनके व्यक्तित्व में रस, आनंद, रागात्मकता को ही श्रेयस्कर मानते हैं। यूं वे व्यष्टि वृत्ति से समष्टि वृत्ति को अधिक उत्कर्षपूर्ण मानते हैं। व्यष्टि वृत्ति क्या है? जिसको हम बोलते हैं व्यक्ति, ठीक है, और समष्टि का मतलब है समाज। आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य में व्यक्ति और समाज के संबंध का मूल्यांकन बार बार कवियों ने किया है, लेखकों ने किया है और आलोचकों ने भी किया है। तो यहाँ पर सियाराम शरण गुप्त के ऊपर भी नगेंद्र ने अपनी आलोचना नाम पुस्तक लिखी है या फिर मूल्यांकन किया इनका। इसमें भी उन्होंने रस, आनंद, रागात्मकता को ही केंद्र में रखा है। वो कहते हैं कि चाहे व्यक्ति हो चाहे समाज, सबको उन्होंने अपने रसवादी दृष्टिकोण से ही देखने का प्रयास किया है। उदात्त नैतिक मूल्यों से रसानुभूति को प्रभावित स्वीकार करते हैं, पर इन दृष्टियों से काव्य के मूल्यांकन में उनका चित्त नहीं रमता। सुखदा के नैतिक पक्ष का अविचारित रह जाना इसका स्पष्ट परिणाम है। अच्छा, ये देखिए सुखदा जो कि एक उपन्यास है। अब ये किसका उपन्यास है आप कमेंट्स कर जरूर बताएंगे, ठीक है, जैनेन्द्र द्वारा लिखा गया है। लेकिन उसका मूल्यांकन डॉक्टर नगेंद्र ने जिस तरीके से उनको करना चाहिए था वो नहीं किए, अविचारित रह गया है, जिसपे कि बच्चन सिंह एक तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं। आगे डॉक्टर नगेंद्र के बारे में है कि प्रसाद जी अपने आनंदवादी मूल्यों के कारण उनको पसंद है और शुक्ल जी को नापसंद है। हम शुक्ल जी के बारे में जब पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि छायावादी कवियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंत को सर्वश्रेष्ठ कवि माना था, जबकि नगेंद्र किसको मान रहे हैं? नगेंद्र प्रसाद को मान रहे हैं। इसीलिए जब आप देखेंगे हिंदी आलोचना में या फिर छायावादी चार स्तंभों में कोई किसी को सर्वश्रेष्ठ मानता है, कोई किसी को सर्वश्रेष्ठ मानता है। कई बार छायावाद के प्रवर्तक को लेकर भी विवाद रहता है कि किसने प्रवर्तन इसका किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर दो आलोचकों के माध्यम से हम देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंत को प्रमुखता दी है, जबकि नगेंद्र ने जयशंकर प्रसाद को। कारण यह है इनका जो आनंदवादी मूल्य है वो डॉक्टर नगेंद्र को ज्यादा पसंद है। नगेंद्र की व्यावहारिक आलोचना तथा सैद्धांतिक आलोचना में प्रीतिकर एक सूत्रता दिखाई पड़ती है। उन्होंने पूर्व और पश्चिम के महत्वपूर्ण काव्य शास्त्रों का हिंदी अनुवाद कराने में सबसे अधिक योग दिया है। इस कथन को आपको नोट करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद मेरे नजर में भी अगर मैं एक आलोचक के तौर पर देखूं तो डॉक्टर नगेंद्र ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया हुआ है, ठीक है। उन्होंने भी पाश्चात्य काव्यशास्त्र और भारतीय काव्यशास्त्र का गंभीरता से अध्ययन किया है। उनकी प्रेरणा से आचार्य विश्वेश्वर ने अभिनव भारती, वक्रोक्ति जीवित, ध्वन्यालोक, नाट्य दर्पण आदि का हिंदी अनुवाद किया है। ये सभी तथ्य आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अभिनव भारती का हिंदी में अनुवाद किसने किया, वक्रोक्ति जीवितम का अनुवाद किसने किया है, ध्वन्यालोक का हिंदी में अनुवाद किसने किया है और नाट्य दर्पण का हिंदी में अनुवाद किसने किया है। तो तुरंत आपके मन में आना चाहिए कि नगेंद्र ने किया है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि भारतीय यहाँ पर काव्यशास्त्रों की चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त पाश्चात्य काव्यशास्त्र के कुछ क्लासिक ग्रंथों का अनुवाद नगेंद्र की देख रेख में हुआ, जिसमें अरस्तु का काव्यशास्त्र, लोंजाइनस का दी सबलाइम, होरेस की आर्स पोएटिका का हिंदी अनुवाद प्रकाशित हो चुका है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि डॉक्टर नगेंद्र ने अरस्तु के काव्यशास्त्र का, जो कि अंग्रेजी में आप देखेंगे तो इसका नाम है पोएटिक्स, इसका हिंदी में अनुवाद किया अरस्तु का काव्यशास्त्र। लोंजाइनस का जो उदात्त सिद्धांत है उसका अनुवाद इन्होंने किया है उदात्त काव्य के रूप में, ठीक है ना। आगे चलकर निर्मला जैन जो कि इनकी शिष्या भी रही हैं, इन्होंने भी पाश्चात्य काव्यशास्त्र पर एक पुस्तक लिखी है, जिसका जिक्र मैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र पढ़ाते हुए किया हूँ। पाश्चात्य काव्य चिंतन करके कुसुम बाठिया और निर्मला जैन ने संपादित किया है। तो आप देख रहे हैं कि हर शिष्य अपने गुरु से कुछ न कुछ प्रभावित होता है, वैसा ही यहाँ पर निर्मला जैन के साथ भी दिखाई पड़ रहा है। तो हमें देखिए तथ्यात्मक तरीके से यह ध्यान में रखना है कि डॉक्टर नगेंद्र ने न सिर्फ भारतीय काव्यशास्त्र की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनका हिंदी में अनुवाद किया, और बल्कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र के भी जो महत्वपूर्ण रहे हैं, विद्वान चिंतक रहे हैं, उनकी भी रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया। तो अनुवाद भी ज्ञान का एक बहुत ही अच्छा माध्यम होता है, जो कि दो संस्कृतियों को आपस में जोड़ने का भी प्रयास करता है और दो विचारों को भी जोड़ता है। जिसमें आगे बताया जा रहा है कि सेंट्सबरी के लोसाई क्रिटिकाई के ढंग की पाश्चात्य काव्यशास्त्र की परंपरा के नाम से
यूरोप के प्रतिनिधि आलोचकों के मूल सिद्धांतों का एक संकलन भी नगेंद्र के संपादन में प्रकाशित हुआ है। तो आप देखेंगे कि वन लाइनर किताबों में सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी, उनकी भी लिमिटेशन है, उनकी भी मतलब देखना है कि कितने पेज का होगा तो विद्यार्थियों के लिए ठीक होगा। आप देख रहे होंगे दृष्टि नाम की जो किताब है उसकी दिन प्रतिदिन जो है मोटाई बढ़ती जा रही है। फिर भी मैं ये कहूं कि वो संपूर्ण है तो ये गलत हो सकता है। इसलिए जब तक हम मूल किताबों का अध्ययन लाइन बाय लाइन नहीं करेंगे तब तक ये मानकर चलिए कि कुछ न कुछ, हालांकि आप उन किताबों को पढ़कर भी सफलता हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन क्योंकि कंपटीशन धीरे धीरे बहुत टाइट होता जा रहा है और पेपर का लेवल भी कुछ बदल रहा है पहले से, तो चलिए आप नहीं पूरा पढ़ सकते हैं तो मैं आपको प्रेरक के तौर पर जरूर एक कोशिश करूंगा आगे बढ़ाने के लिए, आपको पुश करने के लिए। तो देखिए इस रचना को जरूर ध्यान में रखिए कि डॉक्टर नगेंद्र ने इसका संपादन किया हुआ है। इन अनुवादों से दो लाभ हुए। एक तो यह कि अब हिंदी का समीक्षक मूल ग्रंथों के आधार पर उनसे सम्यक मनन चिंतन द्वारा अपनी स्वतंत्र मान्यताएं बना सकता है, और दूसरा यह कि इससे स्वयं नगेंद्र को अपने समीक्षा सिद्धांतों को संतुलित और समन्वित बनाने के लिए बड़ा आयाम मिला है, बृहद आयाम मिला है। तो यानी कि जब आप अध्ययन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी दृष्टि में क्या होगा, विकास होगा। तो कहीं ना कहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल को भी आपने देखा कि उन्होंने भी पाश्चात्य सिद्धांतों का अध्ययन किया, भारतीय सिद्धांतों का अध्ययन किया। इनका अध्ययन करने के बाद भी हूबहू फॉलो नहीं किया, बल्कि अपना कुछ भी उसमें जोड़ते हुए एक नया रास्ता तैयार किया। नगेंद्र का भी कोई वही स्थिति है।